बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली वीडियो में हमने एसे में इंट्रोडक्शन पर बहुत जामिया बहस की थी और इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका सीखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है। मेरा नाम मंजूर सरवर है। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि CSS से रिलेटेड मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। एसे राइटिंग में सबसे अहम मरहला थीसिस स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है। अगर थीसिस स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, स्ट्रांगली, टू द पॉइंट और फोकस्ड ड्राफ्ट की जाए तो ऐसे भी एक्सीलेंट होगा। थीसिस स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि ऐसे की टाइप के साथ मैच करनी चाहिए। अगर थीसिस स्टेटमेंट ऐसे की टाइप से मुताबिकत नहीं रखती तो आप किसी सूरत एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकेंगे। CSS में ऐसे अमूमी तौर पर 4 इकसाम के आते हैं, जिनमें एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी एसेस हैं। चूंकि लिटरेरी एसेस बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, इसलिए हमारा फोकस आज की इस वीडियो में एक्सपोजिटरी, परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट पे होगा। ऐसे की इन इकसाम के मुतल्लिक मैंने पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है और वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहली फुर्सत में उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसे की इकसाम का इल्म हो जाए और आप ऐसे की मुताबिकत से दुरुस्त थीसिस स्टेटमेंट लिख सकें। एक्सपोजिटरी ऐसे एक इंफॉर्मेटिव ऐसे होता है और उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। परसुएसिव ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट में अपने मौकफ को रीडर के सामने रखने के लिए लॉजिक और रीजन का सहारा लिया जाता है, इसलिए परसुएसिव ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट लॉजिक, दलील और रीजन पर मबनी होती है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में रीडर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता है और फिर उसके दिफा में अपने आर्गुमेंट पेश करता है, इसलिए आर्गुमेंटेटिव ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट में आर्गुमेंट्स पर फोकस किया जाता है। सबसे पहली किस्म एक्सपोजिटरी ऐसे की है और एक्सपोजिटरी ऐसे में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और एनालिसिस ऐसे होते हैं। इन तीनों तरह की थीसिस स्टेटमेंट में फैक्ट्स का सहारा लिया जाता है और फैक्ट्स का सहारा लेकर डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट में सेंट्रल आइडिया, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना और फिर की एस्पेक्ट्स की वजाहत करना जरूरी होता है। अगर आप एक्सपोजिटरी ऐसे 2 वेरिएबल पे गौर करें तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स का सेंट्रल आइडिया बयान किया जाएगा और उसके की एस्पेक्ट्स की वजाहत की जाएगी। मसलन अगर आपका ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, होप्स एंड हर्डल्स। तो इसका सेंट्रल आइडिया थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन किया जाएगा और फिर इन दोनों वेरिएबल्स को, होप्स को और हर्डल्स को, उसकी वजाहत की जाएगी या उसके जो पॉइंट्स हैं आपके, जो उस पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है, उसको उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। यही थीसिस स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी हो तो इसके 2 वेरिएबल्स इस तरह लिखे जाएंगे कि पहला वेरिएबल जो हर्डल्स है वो हमने यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर टाइप किया हुआ है और दूसरा जो वेरिएबल है आपका होप्स, उसको हमने ग्रीन के तौर पर इसमें एंटर किया हुआ है। तो इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे कि डेमोक्रेसी पे, चूंकि हमारा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे ऐसे है, तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब यहां पे हर्डल्स लिखना शुरू हो जाएंगे हम। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस हर्डल्स लाइक वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, lack of democratic culture, polarized politics, deteriorated civil military relations and prevalent illiteracy। अब ये पहला वेरिएबल है हमारा, उस पे जो हमारा सेंट्रल आइडिया है उसका कि डेमोक्रेसी के हर्डल्स क्या है, वो हमने यहां इन्यूमरेट कर दिए हैं। However, अब यहां however के बाद हमने दूसरा वेरिएबल जो है हमारा होप्स है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है और पॉइंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। However, recent electoral reforms, continuity of the democratic process, across the board accountability, independence of media and judiciary, increased literacy rate and public awareness give hope for true democracy।
अब यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में हमने जो हमारी होप्स हैं कि हमारी होप्स डेमोक्रेसी से पाकिस्तान में क्या है वो ये दे दी हैं। अब ये एक्सपोजिटरी ऐसे आपका ये सारे का सारा इंफॉर्मेटिव है। अब पहला जो हमने इसके अंदर वेरिएबल है जिसके अंदर हमने हर्डल्स लिखा हुआ है, तो ऐसे में हम इसी को जो मेन बॉडी होगी उसमें पहले पोर्शन बनाएंगे, सब सेक्शन बनाएंगे, उसमें हम हर्डल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसका दूसरा सब सेक्शन मेन बॉडी का बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम इसकी ये डिस्कस करेंगे जो हमारी होप्स हैं। तो जब हम मेन बॉडी लिखने पे आएंगे तो इसी ऐसे को मैं आपको बताऊंगा फिर कि उसको मेन बॉडी के अंदर हम किस तरह लिखेंगे। अगर आपका परसुएसिव ऐसे 3 वेरिएबल का हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस, इंपैक्ट एंड सॉल्यूशन, तो इसके अंदर अब 3 वेरिएबल आ गए हैं, कॉजेस, इंपैक्ट एंड सॉल्यूशन। तो इसका जो हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाना है उसमें हम इन तीनों वेरिएबल से रिलेटेड जो सेंट्रल आइडिया होगा और जो की पॉइंट्स होंगे वो उसको हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट का हिस्सा बनाएंगे और उसको हम लिखेंगे फिर किस तरह। तो इसी थीसिस स्टेटमेंट को मैंने यहां पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। जो आपका पहला वेरिएबल है जो कॉजेज हैं उसको मैंने रेड के साथ लिखा हुआ है और उसके बाद जो इसके हैजर्ड्स हैं या इंपैक्ट हैं उसको मैंने ग्रीन के साथ लिखा हुआ है और जो मेरा वे फॉरवर्ड है या सोल्यूशन है उसको मैंने फिर इसमें ब्लू कलर के साथ लिखा हुआ है। तो ये 3 वेरिएबल इसी तरतीब के साथ आपने उसका सेंट्रल पॉइंट्स लिख देने हैं। अब इसको ड्राफ्ट कैसे किया है, ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग existential threat to life because of excessive use of fossil fuels। अब ये रेड जो है because of के बाद इसके अंदर causes आ गई हैं, because of excessive use of fossil fuels, colossal deforestation and anthropogenic activities। ये 3 हमने मेन कॉजेज जो है ग्लोबल वार्मिंग की यहां दे दी हैं। अगर आपके पास 4 हैं या 5 हैं तो इसी तरीके से आप वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका आ गया इंपैक्ट क्या होगा, एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, पहली रीजन आ गई इसकी इंपैक्ट की। हेल्थ हैजर्ड्स ये दूसरी आ गई। इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम ये तीसरी आ गई। तो 3 हमने इसके इंपैक्ट लिखे कि ये 3 इंपैक्ट क्रिएट करता है। देयरफॉर, अब देयरफॉर के बाद हमने इसका वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन या रिकमेंडेशन कह लें इसको, वो देनी है। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस रेमेडियल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट द मेनेस by supplanting the fossil fuels with alternate energy source, ये पहले हमारी रिकमेंडेशन आ गई। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस दूसरी आ गई एंड मैसिव फॉरेस्टेशन ये तीसरी आ गई। तो इसमें आपके पास 4 रिकमेंडेशंस हैं, आपके पास 5 हैं, तो इसी तरीके से आपने उनको यहां पे मेंशन कर देना है। और ये एक्सपोजिटरी ऐसे की चीजें यही आपने फिर मेन बॉडी के अंदर, चूंकि ये 3 वेरिएबल हैं तो मेन बॉडी को आपने 3 सब सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और हर सब सेक्शन को एक एक पोर्शन देना है और जो चीजें आपने यहां पे लिखी हैं, की पॉइंट्स लिखे हैं, इन सारे की पॉइंट्स को वहां पे एक एक पैराग्राफ की सूरत में आपने लिख देना है। तो इस तरह एक्सपोजिटरी ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट की जाती है। अगर आपका एक्सपोजिटरी एनालिसिस ऐसे हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका एनालिसिस ऑफ कॉलेज एडमिशन क्राइटेरिया। अब वो कहता है कॉलेज एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसको आपने उसके एनालिसिस करने हैं, तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे की जाएगी, तो वो एनालिसिस का वर्ड उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जरूर लाया जाएगा। एन एनालिसिस ऑफ द कॉलेज एडमिशन प्रोसेस रिवील्स वन चैलेंज फेसिंग काउंसलर्स एक्सेप्टिंग स्टूडेंट विद हाई टेस्ट स्कोर्स और स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा कैरिकुलर बैकग्राउंड। अब ये एडमिशन पॉलिसी है कि उसमें ज्यादा जो स्टूडेंट्स हाई टेस्ट स्कोर लेते हैं उनको रखना चाहिए या जो स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा कैरिकुलर बैकग्राउंड है उनको रखना चाहिए। अब इसके आपने एनालिसिस करने हैं आगे जाके। तो ये इस तरह एक्सपोजिटरी एनालिसिस थीसिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट की जाती है। ऐसे की दूसरी बड़ी किस्म परसुएसिव ऐसे है और परसुएसिव ऐसे के अंदर मकसद इसका यह होता है कि रीडर को कन्विंस करना है टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप अपने व्यू पॉइंट पे रीडर को कायल कर लें। तो कायल करने में जो थीसिस स्टेटमेंट इसमें ड्राफ्ट की जाती है उसके अंदर हम लॉजिक यूज करते हैं, रीजनिंग यूज करते हैं और उसके अंदर हम अपना एविडेंस यूज करते हैं। तो ये 3 चीजें उसके अंदर हम यूज करेंगे। परसुएसिव ऐसे मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था, परसुएसिव ऐसे का टॉपिक एक असर्टिव स्टेटमेंट होता है और जब वो असर्टेड स्टेटमेंट आपके सामने आए तो आपको फौरन समझ लेना चाहिए कि ये एक
परसुएसिव ऐसे है और इस पे आपने परसुएसिव में लिखना है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है स्पेस मिशन शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, तो ये परसुएसिव है। अब इसमें परसुएसिव में हम क्या कहेंगे, हम इसकी जब थीसिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेंगे उसके अंदर हम रीजन देंगे, उसके अंदर हम लॉजिक देंगे कि क्यों हम कहते हैं कि स्पेस मिशन शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी। अगर आप परसुएसिव ऐसे के अंदर लॉजिक या रीजन या इसके अंदर आप एविडेंस नहीं डालेंगे तो ये आपकी परसुएसिव स्टेटमेंट बनाने में कामयाब नहीं होंगे। तो इसमें सारे का सारा बेस लॉजिक और रीजन के ऊपर होता है। तो इसी ऐसे की अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी हो तो वो थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर आर स्पेंट ऑन डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ मार्स कॉलोनाइजेशन while there are millions of people। अब यहां से आपकी वो लॉजिक शुरू हो जाती है। millions of people suffering from famine on our planet, it would be beneficial to spend more on saving people from starvation, education, water shortages and pandemics than sending someone to a distant planet। तो ये इसके अंदर रीजन आ गया, इसके अंदर लॉजिक आ गई कि जो हमारे पास पैसे हैं वो हम बिलियंस ऑफ रुपीस पे इस पे खर्च कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन पे और स्पेस कंकर करने के लिए, जबकि हमारी दुनिया के अंदर इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल हैं दोज आर सफरिंग फ्रॉम फैमिन। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास वाटर शॉर्टेजेस हैं, वो बीमारियों से मर रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हैं। तो हमें ज्यादा पैसा इन लोगों की जिंदगियां बचाने पे खर्च करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये पैसा एक डिस्टेंट प्लेनेट है उसकी कॉलोनाइजेशन पे करें। तो यहां पे हमने लॉजिक दिया है और रीजन दिया है। तो इसी तरह परसुएसिव ऐसे जो है उसके अंदर लॉजिक होगा और उसके अंदर रीजन होगा, तो उस तरह इसकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो वर्कआउट होगी। ऐसे की तीसरी बड़ी किस्म जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि राइटर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता है और उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को फिर डिफेंड करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स देता है और जो अपोनेंट है उसके आर्गुमेंट को रिफ्यूट करता है। तो इसमें दो काम आपको करने होते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सिर्फ आपने अपनी तरफ की बात और आर्गुमेंट नहीं देने, बल्कि जो आपका अपोनेंट है उसके आर्गुमेंट को भी आपने रिफ्यूट करना है। अगर आप ऐसे के अंदर उसके आर्गुमेंट को रिफ्यूट नहीं करेंगे तो आपका ऐसे इनकंक्लूसिव होगा और एग्जामिनर आपके ऐसे को कंप्लीट नहीं मानेगा। तो इसमें एक एडिशनल टास्क होता है राइटर के पास कि उसने अपोनेंट के आर्गुमेंट्स को भी रिफ्यूट करना है विद हिज ओन आर्गुमेंट्स। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक होता है उसको शिनाख्त करने का तरीका क्या है कि ये दो मुतजाद आपके पास उसने व्यू पॉइंट दिए होते हैं और उसको सेग्रीगेट किया होता है विद द वर्ड आर। जैसे इस टॉपिक के अंदर है यूज ऑफ इंटरनेट अ बेन आर बून, इसमें दो मुतजाद जो है उसने दिए हुए हैं और उसको एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दो, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है और जिस एक को आपने सिलेक्ट करना है देन यू विल एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन दैट जो भी आपने सिलेक्ट किया। फर्ज करें द यूज ऑफ इंटरनेट, हम कहेंगे कि इट इज अ बून। तो इसको कैसे हमने लिखना है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक की थीसिस स्टेटमेंट को हमने कैसे बनाना है? हमने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए अपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि हमारे आर्गुमेंट्स क्या है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आपने उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को डिफेंड करने के लिए अपने आर्गुमेंट देने हैं। तो इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट होती है? The negatives of internet use are outweighed by its many benefits for education। अब हमने एक पोजीशन ले लिया, अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये ले लिया कि इंटरनेट के नेगेटिव्स जो है वो आउटवे हो जाते हैं विद द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट फॉर एजुकेशन। द इंटरनेट फैसिलिटेट्स easier access to information। अब ये हमारे आर्गुमेंट है, इंटरनेट फैसिलिटेट easier access to information, exposure to different perspectives and a flexible learning environment for both students and teachers। तो ये हमारे आर्गुमेंट हैं। इन आर्गुमेंट को हमने अब ऐसे के अंदर एक्सटेंड करना है टू कन्विंस आवर जो अपोनेंट है और उसके बाद जब वो अपोनेंट अपने आर्गुमेंट देगा तो फिर उसको हम रिफ्यूट करेंगे। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट में अपोनेंट के आर्गुमेंट्स को मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ आपने अपनी तरफ के जो आर्गुमेंट्स देने हैं उनको मेंशन किया जाता है। पहले यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग
पोजीशन, और फिर उस पोजीशन के लिए यू विल एक्सटेंड योर आर्गुमेंट। तो इस तरह थेसिस स्टेटमेंट जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की इस तरह लिखी जाती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। कल इंशाल्लाह ऐसे की मेन बॉडी को लिखने का तरीका बताऊंगा। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।